Hello my dear students, my name is Priyal. I welcome you all to the MM Academy. Hopefully your studies are going well. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने ऑलरेडी एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. आज मैं प्रीवियस ईयर सीरीज में कवर करूंगी सीसेट के क्वेश्चन जो आपके बेस्ड रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट पे. ओके, उससे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मैं बताती हूँ. देखिए, आपको सिंपली करना क्या है. डाउनलोड करने के लिए MM Academy टाइप करो, MM Academy ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे. ये लोगो जहाँ डिस्प्ले होगा उसको आप डाउनलोड कर लो. देन उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा. सिंपल वे में आप साइन अप करें नंबर या फिर आईडी से अपनी. ओके, आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं. जैसे ही आप अपने नंबर या फिर आईडी से साइन अप करते हैं तो आप वो अटेंड कर सकते हैं. हर एक सब्जेक्ट पे हमने 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारा क्वालिटी कंटेंट जज करने का. ओके, उसके बाद अगर आपको पसंद आते हैं हमारे कोर्स तो आप परचेस भी कर सकते हैं. आपको मैं थोड़ा डिटेल भी देती हूँ कि हम हमारे MM Academy ऐप में कवर क्या करते हैं. हम सिंपली यहाँ पे यूपीएससी जिसको आप बोलते हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससीज, बैंकिंग एज वेल एज रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड मेनी मोर. अगर आपको DSSB की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की डिमांड होगी तो हम वो भी कवर कराएंगे हमारे इस ऐप में. ओके, अगर आपको अभी तक की क्लासेस में कोई भी डाउट आए हो तो आप सिंपल क्या करें, आप मुझे इन 2 आईडीज़ में अपने डाउट्स भेज सकते हैं. ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है. टेलीग्राम आईडी पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है आपको, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. डेली बेस पे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपके डाउट हो. मैं ट्राई करूँगी ऑन द सेम डे सॉल्व करने के वो सारे क्वेश्चन. ओके, देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, राउंड टेबल पे बेस्ड थे ये सारे. ओके, आज मैं आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन करवाऊंगी. 2009 का ये पहला क्वेश्चन है आपका. देखिए, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पॉज करना है वीडियो, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है. 1 to 1.5 मिनट से ज़्यादा कभी भी आपको पजल में नहीं देना है. इतने में आपसे बनेगा या फिर आप क्विट कर दें, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, तो अब मैं आपको डायरेक्टली कराती हूँ क्वेश्चन सॉल्व. हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश में मेंशन है क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजी जाएगा किसी भी मीडियम से हो आप. ओके, देखिए आपको सिंपली बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ABCDEF आर स्टैंडिंग इन अ रूम. ये टोटल 6 पर्सन है खड़े हुए हैं रूम में. C and D आर स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर, मतलब C और D साथ में खड़े रहेंगे हमेशा. अब देखिए, जैसे ही आपने ये वाला सेंटेंस पढ़ा तब आपके माइंड में 2 केसेस जनरेट होने चाहिए. कैसे, देखिए अगर ये आपकी रो है, सपोज ये आपकी फर्स्ट रो है. ओके, और सब फेस कहाँ कर रहे हैं, ये सब फेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. मतलब सपोज ये कोई काउंटर है, टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे C और D साथ में खड़े हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं. C आगे खड़ा हो सकता है D के, या फिर ऐसा भी हो सकता है D आगे खड़ा होगा C के. ये कंडीशन बन सकती है आपकी. तो देखिए आप दोनों कंडीशन में ड्रॉ करें. एक में क्या है, D आगे खड़ा है C के. ओके, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अब आपसे बोला जा रहा है C and D स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर अलॉन्ग साइड E. मतलब ये दोनों साथ में तो खड़े हुए हैं, लेकिन इनके बाजू में कौन खड़ा हुआ है, E खड़ा हुआ है. अलॉन्ग साइड का मतलब इनके बाजू में कौन खड़ा है, E खड़ा हुआ है. तो देखिए अगर ये दोनों साथ में खड़े हुए हैं तो E के खड़े होने की भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. कैसी, देखिए अगर इसी को आप स्प्लिट करके देखो, मतलब इसके 2 डायग्राम अगर बना के देखो, तो देखिए आपका ऐसा भी तो बन सकता है कि C और D ऐसे खड़े हुए हैं तो E आगे खड़ा हुआ है, और CD ऐसे खड़े हुए हैं तो E पीछे खड़ा हुआ है. अलॉन्ग साइड तो है, मतलब दोनों के साथ में तो है ये. अब इसमें भी 2 कंडीशन, D और C का अगर एक केस लिया आपने तो E आगे खड़ा है, और D और C का अगर आपने ऐसा केस लिया तो E कहाँ खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है. 2 केसेस बन गए. अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, B इज स्टैंडिंग बिसाइड A. बस जो B है A के पीछे खड़ा होता है, तो ये एक कंडीशन होगी आपकी. अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, A इज 4th फ्रॉम F. जो F है उससे 4th नंबर पे कौन है, A है. तो देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, यहाँ कौन खड़ा हुआ है, A खड़ा हुआ है. ओके, तो देखो F और A के बीच में गैप कितना है, 3% का गैप है. और ये भी जो पेयर बन रहा है आपका 3-3 का बन रहा है. तो यहाँ डेफिनेटली क्या होगा, F होगा, और यहाँ कौन होगा, A होगा. यहाँ कौन होगा, F होगा, यहाँ A होगा. यहाँ F होगा, यहाँ A होगा, और यहाँ F होगा, और यहाँ A होगा. अब A के पीछे हमेशा कौन होना चाहिए, B होना चाहिए. तो ये B हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, सबसे अंतिम में कौन खड़ा हुआ है. अंतिम मतलब क्या होता है, आगे और पीछे. मतलब अगर आप रो में यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते ना कि फेसिंग इस तरफ है कि इस तरफ फेसिंग है, तो एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया,
यहाँ पे कौन खड़ा है और यहाँ कौन खड़ा है, आपको ये बताना है। तो ये जो आपके चारों केसेस हो गए, इन सब में आगे और पीछे कौन कौन खड़ा दिख रहा है आपको? सबसे आगे खड़ा हुआ है आपका F और सबसे पीछे कौन खड़ा है आपका B। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन बांध सकते हो कि देखो ये फेसिंग हो सकती है या फिर ये फेसिंग हो सकती है, तो दोनों एक्सट्रीम पे मतलब दोनों एंड पॉइंट पे कोई ना कोई खड़ा होगा। तो एक जगह F खड़ा हुआ है और एक जगह B खड़ा हुआ है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीसेट 2010 का क्वेश्चन है। आपसे सिंपली बोला क्या जा रहा है, 6 पर्सन MNOPQR आर सिटिंग इन 2 रोज, ये 2 रोज में बैठे हुए हैं। तो ये आपकी रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 3 इन ईच रो। अब यहां भी एक और चीज डिफाइन कर दी कि एक रो में कितने बैठ सकते हैं, 3 बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठा दिए। नेक्स्ट बोल रहा है Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब Q कहाँ नहीं आ सकता है, Q कभी भी किसी रो के एंड में नहीं आ सकता है, मतलब ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा Q। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, जो R है उसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, P आ रहा है। तो देखिए आपके 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आपने एक केस ऐसा बनाया, देखिए क्या बोला, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, अगर ये R है, ओके ये R है आपका, R के सेकेंड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, P आ रहा है। तो लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में देखोगे आप, फर्स्ट में ये हो गया, सेकेंड में ये हो गया, यहाँ कौन आ रहा है, P आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे तो आपने एक कंडीशन बना ली। अब ये R इस वाले तरफ भी हो सकता है, रो 1 में भी हो सकता है। तो देखिए आप दोनों कंडीशन पे बना के देखो। अगर रो 1 में R है तो ये फेसिंग किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि देखिए दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, रो 1 वाले और रो 2 वाले। आपको आगे चल के क्वेश्चन में और क्लियर कर देंगे ये। देखिए तो देखिए अगर यहाँ पे R हुआ आपका, तो इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, P होना चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, साउथ फेसिंग है ना, तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। साउथ फेसिंग जब भी रहती है तो लेफ्ट क्या हो जाता है, आपका ऑपोजिट हो जाता है। आपने लास्ट क्लासेस मैंने सिखाया था आपको, अगर नॉर्थ फेसिंग रहती है तो जो आपका राइट वो नॉर्थ वाले का राइट, जो आपका लेफ्ट वो नॉर्थ वाले का लेफ्ट। अगर साउथ फेसिंग रहती है तो जो आपका राइट वो साउथ वाले का लेफ्ट, और जो आपका लेफ्ट वो साउथ वाले का राइट। क्लियर? तो यहाँ पे साउथ फेसिंग है तो ये लेफ्ट कहलाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए, P आना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, O इज नेबर ऑफ Q, जो O है वो किसका नेबर होता है, हमेशा Q का नेबर रहता है। ठीक है, तो ये कैसे भी अपने आप को प्लेस कर लेंगे। एंड सिटिंग डायगनली अपोजिट टू P, और जो वो O है वो कहाँ बैठा है, डायगनली अपोजिट ऑफ P, मतलब जहां P बैठा होगा उसके डायगनली अपोजिट कौन बैठा होगा, O बैठा होगा। तो देखिए इस केसेस में P कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका डायगनली अपोजिट मतलब ये यहाँ कौन बैठा होगा, O बैठा होगा। अब देखिए ये एक और केस बनाया था आपने, ये आपका केस 2 बना, ये केस 1 बना। ओके, अब यहाँ पे डायगनली अपोजिट कौन होगा, यहाँ पे O हो जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एन इज नेबर ऑफ आर, जो एन है नेबर है किसका, आर का। अब नेबर है तो मतलब सेम रो में होंगे ये लोग। तो देखिए यहाँ पे आर का नेबर कौन बच रहा है, ये बच रहा है, तो यहाँ एन को प्लेस कर दिया आपने। अब यहाँ पे आर का नेबर कौन है, ये प्लेस वाला, तो यहाँ एन आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन हु इज फेसिंग एन, आपको बताना है एन को कौन फेस कर रहा है। तो देखिए आपको एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है सबसे पहले। देखिए ये आपकी कंडीशन थी कि Q और O साथ में रहेंगे। तो देखो अगर यहाँ O है तो यहाँ ही Q रहेगा, और अगर यहाँ O है तो यहाँ Q रहेगा। और सेटिस्फाई एक और कंडीशन को कर रहा है कि देखिए Q कभी भी एंड में नहीं आ रहा है ना मिड पे आ रहा है, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए 5 लोग हो गए आपके दोनों जगह पे, कौन कौन, P N R O Q। इधर देखिए N R O Q P, बच कौन रहा है आपका, यहाँ पे आपका M बच रहा है, तो यहाँ कौन आ जाएगा, आपका M आ जाएगा इस जगह पे। अब आपको बताना है कि N के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है। तो देखिए दोनों केसेस में N के ऑपोजिट कौन आ रहा है, आपका Q आ रहा है ना। तो देखिए कोई स्टूडेंट ऐसा वाला बना सकते हैं डायग्राम, कुछ स्टूडेंट ऐसा बना सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हैं आपके। ओके, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या करेक्ट आ रहा है आपका, N के ऑपोजिट कौन बैठ रहा है, Q बैठ रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सी सेट 2014 का क्वेश्चन है ये। सिंपली बोला जा रहा है 7 चिल्ड्रन ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन अ रो, G इज टू द राइट ऑफ D। जो G है कहाँ स्टैंड कर रहा है, राइट ऑफ D। तो देखिए आपको जब यहाँ मेंशन नहीं किया कि सबकी फेसिंग नॉर्थ है कि साउथ है, तो आप अज्यूम क्या कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट नॉर्थ अज्यूम कर लेते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्थ लेके पूरा डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो देखिए G कहाँ खड़ा हुआ है, राइट ऑफ D, जो D है। अब देखिए D मतलब नॉर्थ फेसिंग मानी सबकी, इसका राइट क्या कहलाएगा, इधर। तो राइट पे कौन खड़ा हुआ है, G खड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, और वही G कहाँ खड़ा हुआ है, लेफ्ट पे किसके, B के। तो देखिए B को अगर आपने ऐसा बनाएंगे तो इसका लेफ्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन ये कहलाती है और राइट डायरेक्शन ये कहलाती है। समझ में आया, अगर नॉर्थ फेसिंग है आपकी तो ये कहलाएगी आपकी राइट डायरेक्शन और ये कहलाएगी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो यहाँ पे DGB फिक्स हो गए। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, A इज राइट ऑफ C, जो A है वो कहाँ प्लेस है, राइट ऑफ C, मतलब जहां भी C होगा उसके राइट में कौन होगा, A होगा। ठीक है, इसको आप इंडिविजुअल एक केस बना के रख लो साइड में। अब क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट आपसे, A एंड D हैव वन चाइल्ड बिटवीन, जो A है और जो D है इनके बीच में बस एक चाइल्ड आना चाहिए। तो देखिए दो केसेस बन सकते हैं इसमें, A अगर इस तरफ है और D इस तरफ है। एक और केसेस कैसा, D इधर है और A इस तरफ है, तब भी एक इंसान आ रहा है, मतलब एक चाइल्ड आ रहा है इनके बीच में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, E and B have two children between them, जो E है और जो B है इनके बीच में दो चिल्ड्रन होने चाहिए। देखिए दो गैप छोड़ा, यहाँ E आ सकता है और यहाँ E आ सकता है, ये कंडीशन एक और हो गई आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, D and F have also two children between them। अब देखिए जो D है और जो F है इनके बीच में भी दो लोग आने चाहिए या फिर दो चिल्ड्रन आने चाहिए। तो दो कंडीशन इसमें भी बन सकती है, F इस साइड हो सकता है, D इस साइड हो सकता है। ओके, अब आपको बताना है एग्जैक्टली मिडिल में कौन आ रहा है, मतलब बीच में कौन आ रहा है। तो देखिए आपकी टोटल केसेस कितने हो गए, एक ये बॉक्स बना देती हूँ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। इन तीनों को क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं मर्ज करना है। तो देखिए हम सबसे ऊपर मर्ज करते हैं इनको। सबसे पहले बड़ा केस कौन सा मिल रहा है, ये वाला, एग्जैक्ट इनकी पोजीशन पता है कि एक दूसरे के बाजू में आ रहे हैं, DGB। ओके, फेसिंग कहाँ है सबकी, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो आप यहाँ पे कॉमन कौन सा अल्फाबेट है, D कॉमन है यहाँ पे और D कॉमन है यहाँ पे। D और F के बीच में दो का गैप होना चाहिए। तो देखिए इसमें दो कंडीशन बन सकती है आपकी, यही दो कंडीशन आप बना के देखो, यही दोनों पेयर है D और F। D अगर यहाँ है तो F यहाँ आ जाएगा और D अगर यहाँ है तो F यहाँ आ सकता है, ऐसी कंडीशन बन सकती है। दो का गैप आ रहा है दोनों के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, E और B के बीच में दो का गैप आना चाहिए। तो देखिए B यहाँ पे है और E कहाँ सकता है, E यहाँ आ सकता है, दो गैप हो गया G और D का, यहाँ E आ गया। और कौन सा हो सकता है, इसको और स्प्लिट करके आप लिख सकते हो कैसे, देखिए DGB, और कौन था यहाँ पे, F था ऑलरेडी। अब D और E के बीच में दो का गैप, तो यहाँ दो का गैप और यहाँ कौन आ गया, E आ गया। अब इसका एक और केस कैसा बन सकता है आपका, DGB, ये तो ऑलरेडी थे आपके, एक पेयर बन रहा था इनका तीन का, यहाँ पे दो गैप छोड़ा और यहाँ कौन था, F था। अब B और E के बीच में दो का गैप होना चाहिए, तो यहाँ हो सकता है ये आपका। ओके, इसके भी सब दो केसेस बन गए। आपसे नेक्स्ट बोला जा रहा है A और D के बीच में एक का गैप होना चाहिए। तो देखिए A कहाँ पे है और D कहाँ पे है। अगर आप ये वाला D ले रहे हो तो देखिए A कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तभी तो इन दोनों के बीच में एक का गैप आ रहा है, E आ रहा है बीच में। अब यहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ये, तब भी एक का गैप आ रहा है। अब यहाँ भी आप प्लेस करने की कोशिश करो, यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक गैप दिख रहा है आपको, इसमें भी एक गैप दिख रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, D और F के बीच में दो का गैप होना चाहिए। तो D और F के बीच में दो का गैप फिल हो रहा है, D और F के बीच में दो का गैप फिल हो रहा है, D और F के बीच में दो का गैप फिल हो रहा है, D और F के बीच में दो का गैप फिल हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए C और A साथ में होना चाहिए। तो देखिए अगर A यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, तो यहाँ पे इसके बाजू में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ, CAEDGB।
BF, ऐसा बन सकता है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्लेस फिल है, F है बाजू में और यहाँ पे E है, तो ये केस क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ C आ सकता है आपका, और यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों जगह फिल है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। ओके, अब देखिए आपके सारे केसेस ऑलमोस्ट हमने कर लिए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो टोटल मेंबर कितने थे, 7 चिल्ड्रंस थे, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, जिसमें 2 क्या है, स्पेसेस खाली है। ओके, इनकी जगह पे आपको कुछ पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट क्या बन रहा है, ये वाला केस। ओके, अब देखिए इसमें मिड पे कौन है, मिड पे यहाँ पे डी लाई कर रहा है ना मिड पे, तो आपका आंसर करेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो कभी भी आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो सारी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए आपको। अगर आपने सही पॉसिबिलिटी भूल गए और गलत पॉसिबिलिटी बना दी तो आपका आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। ओके, तो मिस्टेक नहीं करनी है, आपको शुरू से ही सारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से डायग्राम बनाते चलने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। अभी आपका सर्कल का क्वेश्चन आ गया जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए आपको यहाँ भी मेंशन नहीं किया है कि इनवर्ड देख रहे हैं कि आउटवर्ड देख रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं कि इनवर्ड ही देख रहे हैं, तो सबके डायरेक्शन कहाँ बना लो, इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। अंकुर और आलोक के बीच में कौन आ रहा है, अभिनव आ रहा है, तो सपोज ये हमारा अभिनव है। अब इसके बाजू में कौन आ रहा है, एक बाजू में आलोक आ रहा है और एक तरफ कौन आ रहा है, अंकुर आ रहा है। अब यहाँ 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब यहाँ राइट में आपने किसको माना, आलोक को माना, और इसके लेफ्ट में किसको माना, लेफ्ट में माना आपने अंकुर को। अब यहाँ पे एक और केस कैसा बन सकता है, यहां बना देती हूं। देखिए अगर यही आपका अभिनव है तो इसके राइट डायरेक्शन में आप अंकुर को भी मान सकते हो और इसकी लेफ्ट डायरेक्शन में आप आलोक को मान सकते हो। आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो आप स्प्लिट करके बनाओगे डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, अपूर्वा इज लेफ्ट ऑफ अभिषेक। जो अभिषेक है उसके लेफ्ट पे कौन आने चाहिए, अपूर्वा आनी चाहिए। तो देखिए अगर अभिषेक इधर होगा तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा, जो ये खाली है, इस डायरेक्शन को लेफ्ट बोलोगे आप, तो यहां कौन आनी चाहिए, अपूर्वा आनी चाहिए। ओके, अब इधर देखिए यहां अगर अभिषेक है आपका, अभिषेक हमेशा यहीं प्लेस होगा, क्योंकि देखिए अगर आपने यहां प्लेस करने की कोशिश करी तो इसके लेफ्ट में तो ऑलरेडी अंकुर आ ही रहा है और इसके लेफ्ट में हमेशा आलोक आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी अभिषेक के आने की बस एक ही प्लेस में है, ये वाली प्लेस पे। ठीक है, अब यहाँ कौन आ रहा है, आपकी अपूर्वा आ रही है। अब लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, आलोक इज लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। जो अपूर्वा का लेफ्ट है वहां पे आलोक आना चाहिए। तो देखिए अपूर्वा का लेफ्ट क्या कहलाएगा, अगर फेसिंग इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट ये कहलाएगा। यहाँ कौन आना चाहिए, आलोक आना चाहिए। तो ये तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ अपूर्वा है, इसके लेफ्ट में कौन आ रहा है, अंकुर आ रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, पजल ये वाली हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव इन हिज राइट। अभिनव के राइट डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, तो ये आपका अभिनव है। इसके राइट डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मूव करोगे आप, ये राइट कहलाएगा, ये लेफ्ट कहलाएगा। राइट पे कौन बैठा हुआ है, आलोक बैठा हुआ है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विच इज आलोक। क्लियर। नाउ लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो, इज ऑक्यूपाई द सीट नेक्स्ट टू बी। अब देखिए 4 स्टूडेंट है आपके बैठे हुए हैं एक रो में, ए ऑक्यूपाई द सीट नेक्स्ट टू बी, मतलब ए बी एक दूसरे के बाजू में आएंगे। अब ए इधर आ सकता है, बी इधर आ सकता है, या फिर बी इधर हो सकता है, ए इधर हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ए ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। जो ए है कभी भी सी के बाजू में नहीं आएगा। तो देखिए इधर पे सी नहीं आ सकता और इधर पे भी सी नहीं आ सकता, ये आपको समझ में आया, क्योंकि ए के बाजू में कभी भी सी नहीं आ सकता, तो ये प्लेस हमेशा सी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू डी। अब सी और डी भी साथ में नहीं बैठेंगे। तो अब देखिए एक और केस कौन सा हो गया आपका, सी और डी भी साथ में कभी भी नहीं बैठेंगे। तो ये 2 आपके एक्सेप्शनल केसेस हो गए। अब आपको कैसे ना कैसे इनको अरेंज करना है। तो देखिए आपके टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ए बी तो ऑलरेडी हो गए, अब 2 को और प्लेस करना है आपको।
तो देखिए यहाँ अगर आपका सी नहीं आ सकता तो यहाँ कौन आएगा आपका, डेफिनेटली डी ही आएगा। अगर यहाँ पे डी आ गया तो देखिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी तो साथ में ही बैठेंगे। तो यहाँ कौन आ रहा है, सी आ रहा है। अब देखिए ये वाला केस भी जस्टिफाई हो रहा है कि सी और डी साथ में नहीं बैठ रहे हैं, और एक और केस कौन सा जस्टिफाई हो रहा है कि ए और सी साथ में नहीं बैठ रहे हैं, हो रहा है ए और डी बैठ रहे हैं, ए और बी बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे भी अब बना लो, यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। दोनों सेम केसेस हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे। अब लास्टली आपको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हु इज और आर ऑक्यूपाइंग द सीट एडजेसेंट टू डी। जो डी है उसके एडजेसेंट मतलब डी के बाजू में कौन कौन बैठा हुआ है। तो देखिए आप अगर नोटिस करें कि यहाँ डी है, इसके बाजू में यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। अब यहाँ डी है, इसके बाजू में कोई भी नहीं है, इसके यहाँ कौन आ रहा है, एडजेसेंट में मतलब जस्ट बाजू में कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो दोनों केसेस से आंसर क्या आ रहा है आपका, ए ही आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज ए। क्लियर। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करें खुद से पॉज करके वीडियो। आपसे बोला जा रहा है 6 चिल्ड्रंस हैं, बी डी सी एम जे के। लिख लो यहाँ पे पहले तो, क्योंकि रैंडमली आपको अल्फाबेट्स दिए हैं, बी डी सी एम जे के। टोटल 6 आपके चिल्ड्रंस हैं। स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। यहाँ पे भी देखिए 2 ग्रुप बनाने हैं, 3-3 जिनमें रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसी तरीके का है ये, 3-3 है। ये आपकी रो 1 मानो और ये आपकी रो 2 मान लो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, and are made to stand in 2 rows in such a way that the children in 1 row is exactly facing the children of other row। मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, m is not at the end। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो m है वो एंड पे कभी भी नहीं रहेगा। और क्या बोला जा रहा है, m is not at the end of any row and is to the right of j। तो देखिए अगर आपका j सपोज नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, अब 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे क्या कहलाएंगे, साउथ फेसिंग, और ये क्या कहलाएंगे आपके, नॉर्थ फेसिंग। ओके, तो देखिए ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन जे का फेसिंग, और ये साउथ डायरेक्शन। अब जे के राइट साइड पे कौन लाना होना चाहिए, हमेशा एम लाई होना चाहिए। तो राइट डायरेक्शन मतलब इधर, यहाँ एम होगा। अगर साउथ फेसिंग रहेगा तो एम कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। 2 केसेस बन सकते हैं आपके। अब इसमें नेक्स्ट और क्या बोला जा रहा है, एम इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो एंड इज राइट ऑफ जे हु इज फेसिंग सी। अब वो जो J है वही क्या कर रहा है, फेस करेगा हमेशा C को। तो मतलब जो J है और C है ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। एक ये कंडीशन हो गई। और क्या बोला जा रहा है आपसे, K इज लेफ्ट ऑफ D। जो D है उसके लेफ्ट में कौन होना चाहिए, K होना चाहिए। तो देखिए इसकी भी 2 केसेस बना लेते हैं हम, यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए डी के हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, के लेफ्ट में। तो देखिए अगर डी आपका नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ के होगा। अगर डी आपका साउथ फेसिंग है तो यहाँ कौन हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। ये भी 2 केसेस बन गए। ओके, और क्या बोला है, देखिए के इज लेफ्ट ऑफ डी हु इज फेसिंग एम। के किसके लेफ्ट पे है, डी के है, बना लिया। के डी के लेफ्ट पे तो है, और क्या कर रहा है, जो डी है वो फेस किसको कर रहा है, एम को फेस कर रहा है। तो डी के जस्ट सामने कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए। ओके, ये एक पेयर बन जाएगा। ओके, अब इसको आप अरेंज करने की कोशिश करो। आपको कंडीशन क्या क्या मिल गई, सिंपली आपकी एक कंडीशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 कंडीशन हो गई। अब इसको कैसे ना कैसे आप सेटिस्फाई करो। तो देखिए इसको हम सेटिस्फाई कर देते हैं। अब देखिए पहला केस ऐसा बना के देखते हैं अपन, कैसा, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन बना के देखते हैं इस वाले केस को। के कहाँ लाई कर रहा है, के एक्सट्रीम पे लाई कर रहा है, मान लिया हमने। मिड पे कौन लाई कर रहा है, डी लाई कर रहा है। ओके, डी के ऑपोजिट कौन है, एम है। ठीक है, एम को बना लिया, साउथ फेसिंग अपने आप आ गई एम की। अब यहाँ देखिए अगर एम की साउथ फेसिंग आ गई तो एम की साउथ फेसिंग कहाँ है, इस कंडीशन में है। तो इसको यहाँ पुट कर दो कैसे ना कैसे। देखो एम के बाजू में कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे के लेफ्ट में कौन हो गया, एम हो गया। जस्टिफाई हुआ। अब क्या बोला जा रहा है, जे के ऑपोजिट कौन आता है, सी आता है। तो जे के ऑपोजिट सी को ला दो। ठीक है, अब एम एंड पे नहीं आना चाहिए था, नहीं आ रहा, बीच पे आ रहा है। ओके, अब टोटल कितने हो गए, के डी सी जे एम। बच कौन रहा है आपका, डी बच रहा है। तो यहाँ कौन आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप दूसरा केस भी लेके देते तो भी सेटिस्फाई होता, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रंस आर इन सेम रो। सेम रो में कौन कौन आ रहा है, एम जे के, एम आ रहा है, जे आ रहा है, लेकिन के नहीं आ रहा है, बी आ रहा है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। बी एम डी, बी
एम, डी नहीं आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। बी डी सी नहीं आ रहा, रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर करेक्ट क्या आ रहा है? डी। आपके प्लेस कैसी हो जाएंगी? कौन कौन पेयर बना रहा है? बी एम जे बना रहा है, और रो 2 में कौन बना रहा है? के डी सी बना रहा है। ओके, तो अगर आपका ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होता तो आपका करेक्ट आंसर वो होता। ओके, यहाँ कोई नहीं है तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया? नन ऑफ दीज। क्लियर? तो अब मैं एंड करूंगी अपनी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड होंगे आपके स्क्वायर टेबल पे। ओके, तो प्लीज ज्वाइन आवर नेक्स्ट क्लास एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।